हाय। तो यार आज इस वीडियो में आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट खत्म करने वाला हूं। इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बस यार कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। चैप्टर को बहुत जल्दी से पढ़ेंगे भाई साहब। चैप्टर का नाम ही बड़ा है बट चैप्टर तो समझ लो एकदम लल्लू लाल जैसा है। सिर्फ पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करूं फिर इसी के साथ। नो टेंशन बिकॉज कृष्णा भैया इज हियर। कृष्णा भैया यहाँ पे हैं तो आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट यार बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नाम क्या है बड़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम चैप्टर का तो बड़ा है बट चैप्टर है लल्लू लाल, है ना। आगे बढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक कंसेप्ट समझता हूँ। प्रॉमिस है ना, कॉपी पे लेकर बैठना, ठीक है। बढ़ता हूँ चैप्टर में आगे। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा हूँ। देखिए सबसे पहले टू वेरिएबल समझने के लिए हम यहाँ पे समझेंगे वन वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में? वन, ONE1। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसमें जितने भी वर्ड यूज किए हैं सब वर्ड का एक एक मतलब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 2x - 3 = 0। सबसे पहले मतलब समझ लो। यहाँ पे लिखा है पहले लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक, मतलब किसी भी वेरिएबल मतलब चर की एक खोपड़ी में इसके एक और खोपड़ी में एक लगा दो, इसके खोपड़ी में एक मतलब इसकी पावर एक कर दो, तो वो है लीनियर। और इक्वेशन का मतलब बीच में क्या रहना चाहिए? बराबर का चिन्ह रहना चाहिए। इन वन का मतलब है उसकी पावर एक हो, और वेरिएबल का हो हम इंग्लिश में, वेरिएबल है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर बोलते हैं। मतलब चर इसमें क्या है? यक्स। तो यक्स की पावर एक है तो ये क्या कहलाएगा? वन वेरिएबल है। लेकिन लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब एक, पावर हमेशा एक होनी चाहिए। और वन वेरिएबल का मतलब वहां पे एक ही चर पद यूज होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लिया x+2 बराबर ले लिया 3। तो देखो बराबर दिख रहा है मतलब इक्वेशन है। और यहाँ पे चर कितना है? एक है, वेरिएबल एक है मेरे पास। उसकी घात कितनी है? पावर। उसकी खोपड़ी में एक लगा दो तो हो जाएगी लीनियर। तो मतलब लीनियर का मतलब है कि यक्स की पावर एक लगा दो, एक पावर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब जो इक्वेशन बढ़ती है, ये जो इक्वेशन है ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS, और बराबर के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। तो मतलब जो इक्वेशन बढ़ती है ये दो पार्ट में होती है, एक LHS और एक RHS। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 6 = 2। तो यहाँ पे यक्स अकेला, यक्स की पावर एक है तो लीनियर हुआ यहाँ पे, और एक यक्स अकेला है तो वन वेरिएबल हुआ, मतलब एक चर है, बराबर है तो इक्वेशन हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? ax + by + c = 0 के रूप का समीकरण। मतलब किसके रूप का? ax प्लस, इस समीकरण को ध्यान में रखना, इसी रूप का होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ax + by + c = 0 के रूप का समीकरण, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या? जो इसके साथ a, b, c लगी है ना, इनको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और a का मान डज नॉट 0, b का मान डज नॉट 0, मतलब a, b का मान आपको 0 लेना ही नहीं है दोनों एक साथ, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगा ही नहीं। एंड x, y ये क्या है? चर है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है इसका जनरल फॉर्म ax + by + c = 0, इसको याद रखे रहना। ax + by + c = 0। a, b, c ए बिलोंग करता है किसमें? रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। और a, b डज नॉट इक्वल टू 0 एक साथ, मतलब a, b को एक साथ 0 नहीं ले सकते। a को अकेला 0 ले लेंगे, b को भी अकेला 0 ले लेंगे, लेकिन आप एक साथ दोनों को 0 नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे यार मैंने लिखा x + y = 2, बराबर है, इक्वल है तो इक्वेशन हुआ। दो चर है ना, टू वेरिएबल है तो टू वेरिएबल हुआ। इसकी खोपड़ी में एक लगा दो दोनों को तो लीनियर हो जाएगा। तो x की पावर एक, x की घात एक, y की घात एक = 2 हुआ। तो ये एक ऐसा समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। अब मुझे
क्या करना है जरा ध्यान दो, ये समझ गए कि नहीं। अगर मुझे यहाँ पे इस रूप में लिखना है, इस रूप में क्या करूँगा, यक्स प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये दिखा कि नहीं समीकरण के रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, प्लस है तो मतलब सी का मान माइनस में भी तो हो जाएगा। एक और लिखता हूँ यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखना। तो अगर मैं मान लो कि लिखता हूँ -5x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, ये भी ये कैसा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ध्यान से सिर्फ देखते जाओ, घबराओ ना बॉस, हाँ ठीक है। आगे अगला मैं लिखता हूँ, मान लो -2x माइनस 6y माइनस 6 बराबर 0, ये भी लिख दिया। तो अब यहाँ अब एक और मान लो लिख दिया, -5/2x प्लस 7y बराबर 9 लिख दिया। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 2, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ पे जो x है, x का गुणांक, जैसे यहाँ पे x लिखा है, x का गुणांक कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो और y का गुणांक कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, -2 एक इसका मान होगा, c बराबर 0, यहाँ पे c का मान -2 होगा। अगर अब यहाँ से ABC का मैं मान निकालूँ तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, -5, ये x का क्या है, x का क्या है, कॉफिशिएंट था, मतलब गुणांक था। तो यक्स का वहाँ ए का मान क्या मिल जाएगा, -5, बी का मान वाई वाला कॉफिशिएंट देखा, वाई का कॉफिशिएंट, वाई का गुणा कितना 5, और सी का मान कितना निकल जाएगा, -3, सी का मान -3 निकल जाएगा। इसमें कंपेयर करते हैं तो इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं, 5/2x प्लस 7y माइनस ए प्लस में 9 इधर आएगा, माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें बताना है यक्स ए का मान, तो ए का कॉफिशिएंट बताना, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का गुणांक कितना 5/2, 5/2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5/2। बी का कॉफिशिएंट देखने के लिए, मतलब वाई वाला कॉफिशिएंट देखो तो बी का मान मिल जाएगा 7, तो बी बराबर 7, और सी बराबर कितना मिल जाएगा, -9। अब यहाँ पे देखो मुझे ए बी सी का मान निकालना है इस इक्वेशन से, तो यक्स का कॉफिशिएंट, यक्स का गुणांक -2 है, तो ये बराबर -2, और y का कॉफिशिएंट कितना -6, तो b बराबर -6, एंड c का कॉफी कितना मान है -6, तो बन जाएगा c का मान -6, सभी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब आपको सिर्फ यार यही याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। तो अगर ये समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चंस लिए हैं, नीचे दिए गए हर समीकरण को, जितने आपके पास यहाँ पे समीकरण है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखें और abc का मान भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको लिखने से पहले ये समीकरण याद ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, हमेशा बराबर 0 करना है। तो क्या करूँगा, देखो 2x सॉल्व करते हैं प्लस 4y, ये प्लस में है, बराबर किस साइड आएगा, -1.2 बराबर 0, बन गया समीकरण का। यहाँ से a का मान बताऊंगा, क्या a का कॉफिशिएंट देखना है, x का गुणांक कितना है 2, फिर कॉमा b का मान देखने के लिए y का कॉफिशिएंट कितना है 4, b बराबर 4, c का मान कितना हो जाएगा -1.2, क्योंकि c प्लस में होता है तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू, c का मान -1.2। दूसरा वाला सवाल देखो, इसको करते हैं 8x माइनस 4, ए प्लस में इधर आएगा माइनस में, -5y बराबर 0, इसको लिख सकता हूँ 8x माइनस 5y पहले लिख लो, और -4 बराबर 0। तो यहाँ से कंपेयर कराऊंगा तो a बराबर कितना मिलेगा, x का गुणांक देखना है 8, a बराबर 8, b बराबर देखो y का गुणांक कितना -5 ना, तो y का मान b का मान कितना -5, और c बराबर कितना आ जाएगा -4, c की वैल्यू a हो जाएगी। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे x ए प्लस में इधर आएगा माइनस में 2y बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ से a का कॉफिशिएंट निकालना, a का गुणांक बताना है, सॉरी a का मान बताना है। तो x का कॉफिशिएंट देखो, x के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा हमेशा 1, तो 1 का मान 1, v का मान निकालना है, y का गुणांक देखो -2, अब c यहाँ पे कुछ नहीं है, c कहीं कोई मान दिख नहीं रहा ना इधर, तो c का मान 0, जिसका कुछ नहीं दिखे उसका मान 0 हो जाएगा। अगला, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x 1/4 ऐसे लिख सकता हूँ गुणे में, क्योंकि x/4 इंटू में लिख सकता हूँ 1/4, -1/2 इंटू वाई कर सकता हूँ ऐसे, बराबर माइनस में इधर आएगा
प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में आएगा ना, क्योंकि प्लस में इधर बराबर इधर आएगा माइनस, बराबर 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए x का गुणांक कितना है 1/4 लिख लेंगे, कॉमा b का मान निकालने के लिए y का गुणांक देखना है कितना है -1/2, तो b बराबर -1/2, कॉमा c का मान निकालने के लिए c का मान वो देखो अचर पद क्या है 5 माइनस का 5, c का मान -5। ये सभी abc की वैल्यू मिल गई। अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -√3x कर लिया, फिर प्लस में 2y है और माइनस का 4 बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ से a का मान इससे a का मान कंपेयर करूँगा तो a का मान क्या मिलेगा, x का गुणांक देखो -√3 और v का मान क्या मिलेगा, y का गुणांक कितना है 2 और c का मान -4। तो ये हमारे सभी abc के मान मिल जाएंगे। मतलब आपको यही जनरल फॉर्म ध्यान रखना, ax + by + c बराबर 0 और abc का मान निकालने के लिए x का गुणांक देखना है, b का मान निकालने के लिए y का गुणांक देखना है और c का मान निकालने के लिए आपको अचर पद देखना है, मतलब नॉन वेरिएबल जिसको बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना, घबराना नहीं यार कि भैया इंग्लिश में लिखे, आपको समझा दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ax + by + c बराबर 0, ये होता है ना इसी का लीनियर फॉर्म, यही होता है ax + by + c बराबर 0, इज नॉट यूनिक नहीं होता, मतलब वह यूनिक नहीं है। मतलब अगर आपने एक एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिया है 2x - 4y बराबर 8, तो इसमें मान लो कि इस पूरे समीकरण में मैं अगर 5 से गुणा करा दूँ 5 से, तो पूरे में गुणा करो 5 दूनी 10, बगल में x -5 का 4 में 5 चौक 20 y और बराबर 5 8 40। तो एक समीकरण बन गया कि नहीं? क्या ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन होगा इन 2 वेरिएबल में, ये भी तो है। क्या यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिखा था ना, देख लो 10x - 20y बराबर 40, अगर मैं यहाँ से यार 5 कॉमन कर लूँ, 5 बाहर कर लूँ तो क्या बचे 5 दूनी 10, 2x -5 चौक 20 2 5y 4y, फिर उसके बाद और यहाँ पे इधर से भी कॉमन आ गया तो 8 मिला कि नहीं? तो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो अगर मैं इसको लिख सकता था ना 40 को 5 8 40, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2x - 4y बराबर 8। देखो वही रूप का बना कि नहीं? मतलब यह यूनिक नहीं है, इसको मैं कैसे भी गुणा करा के 2 से भी गुणा करा सकते हैं आप, 3 से भी गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा करा के दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या कोई अकेला नहीं है कि मैं ऐसे हूँ तो मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा नहीं है ना। इसके साथ आप किसी से नंबर से गुणा करा के इसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं और रहेगा वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो चर x और y वाले समीकरण के रूप में लिखिए। इसको मुझे x और y वाले समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो x बराबर क्या है -4, तो अब सबसे पहले काम क्या करना है, तो यहाँ पे x -4 है, इधर आएगा प्लस में 4 हो जाएगा कि नहीं, प्लस में 4 और बराबर क्या बचेगा 0। अब y वाला कोएफिशिएंट नहीं है, प्लस लगाओ, ऐसे y लिख दिया और बगल में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 0, क्योंकि y वाला नहीं है तो बगल में 0 लगा देना है। तो ये बन जाएगा x और y के कोएफिशिएंट के रूप में। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y -10 और बराबर क्या बचेगा 0। x का कोएफिशिएंट नहीं है तो x पहले रहता है, x लिखेंगे बगल में 0 का गुणा करा देंगे 0x, तो ये बन जाएगा ए समीकरण। इसका रूप जिसका कोएफिशिएंट जो नहीं है उसके साथ लिख के उसको 0 लगा दो, क्योंकि 0 गुणा करूँगा 0 मतलब कुछ नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्या है 5x और प्लस में इधर आएगा -2 लिख लेंगे, फिर प्लस बीच में क्या लिखेंगे प्लस, y नहीं है तो y लिख के बगल में 0 चिपका दो, बस हो गया कर। और बराबर में क्या रख देंगे ये सब 0। अगला यहाँ पे 8y, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में -3 बराबर 0। अब यहाँ x दिख रहा है कहीं नहीं, प्लस लगाओ x लिखो बगल में 0 लगा दो, तो ये समीकरण हो गया x और y
समीकरण के रूप में। अगर मैं यहाँ पे x का मान पूछूंगा तो यहाँ इस समीकरण में a का मान, तो a का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि गुणांक 1 रहेगा, y का और b का मान 0, c का मान 1। और अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ तो a का मान 0, y का मान गुणांक में कुछ नहीं तो 1, तो c का मान -10। ऐसे आप वैल्यू भी पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे लिखना था सिर्फ x y वाले समीकरण में। एक आपको मैं सवाल देता हूँ, जैसे मैंने मान लो लिखा है x बराबर 2/5, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में यार जरूर करके बताना कि हाँ इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे बता देना कि इसको कैसे लाएंगे, y का कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिसको आपको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना जब आपके भैया यार आपके साथ हैं, डरना क्या है ना। तो सिंपल सा इस सवाल को सबसे पहले पढ़ना होता है, घबराना नहीं है, सबसे पहले सवाल को पढ़ना होता है। सवाल क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे ढलते हुए चले जाना है, बस सवाल बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से दुगनी है, इस कथन को दर्शाने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बोला एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक है और एक पेन की कीमत से दुगनी है। सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, क्या मानना है, मानेंगे, माना नोट बुक की कीमत, हिंदी वाले में ही थोड़ा मान के दिखाना पड़ेगा। कीमत मान लिया x और पेन की कीमत बराबर y मान लिया। अब बोला एक नोटबुक की कीमत कितना है x, फिर बोला कीमत एक पेन की कीमत से दुगनी, और पेन की कीमत क्या माना था मैंने y, दुगनी मतलब 2 से गुणा कर दो, है मतलब बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 0। यही आ जाएगा एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। आप यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बस मतलब नोटबुक है, पेन है, पहले जितनी चीज़ें हैं उनको समझ लो। नोटबुक था उसकी कीमत x मान लिया, पेन है उसकी कीमत y मान लो। बोला क्या है, नोटबुक की कीमत x रखा, पेन की कीमत क्या है y से, का मतलब गुणा, दुगनी मतलब 2 गुणा कर दो, बीच में 2 गुणा लगा दो, 2 गुणे है का मतलब बराबर, तो x बराबर 2y। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, x माइनस 2y बराबर 0। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, पहले जो चीज़ उस सवाल में दी हो उसको मान लो। बोला 5 पेंसिल की कीमत 2 बॉल पॉइंट पेन की कीमत के बराबर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल की बात चल रही है, पहले जिसकी बात चल रही है उसको देखो, और एक बॉल पॉइंट। तो मानो यार घबराना नहीं है, मानो पेंसिल की कीमत बराबर x। अगला क्या है, बॉल पॉइंट, तो उसी प्रकार बॉल पॉइंट की कीमत मान लिया y। तो सवाल अब क्या कहता है, 5 पेंसिल की कीमत क्या थी x, 5 बोला तो 5 से गुणा, 2 बॉल पॉइंट पेन की कीमत के बराबर का मतलब बराबर, दो बॉल पॉइंट की कीमत क्या है y, 2 तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा, 5x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 2y बराबर 0। तो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपका ही आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब सबसे पहले उसमें देखो कि क्या भाई बोल रहा है, वस्तु क्या है, पेंसिल थी, एक बॉल पॉइंट था, एक को x मानो दूसरे को y मानो, 5 पेंसिल तो 5 से गुणा x में, 2 बॉल पॉइंट को y में गुणा, बराबर मतलब इक्वल का साइन लगाओ, इधर लाओ, मस्त हो जाओ। आगे बढ़ता हूँ, क्लियर। आगे देखता हूँ, देखो अब ये मेरे पास सवाल है। इस सवाल को समझने के पहले थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मतलब कि घबराना नहीं है ना, ओके बॉस, घबराना नहीं है। ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे, मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 3 लिखा। इस अंक को क्या बोलता हूँ हम लोग, इकाई का अंक। पहले कंसेप्ट समझ लेते थोड़ा सा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहाई का अंक।
बोलते हैं कि नहीं। तो अब मान लो कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणे दहाई के अंक मतलब 10 से गुणा प्लस 3 गुणे इकाई का मतलब 1 से गुणा, 10 दूना 20 और प्लस 3 इकानम 3, तो आएगा 23 ही तो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अगर मान लो वहीं पे मैंने 52 लिख दिया तो 2 किस पे है, इकाई पे है, और 5 किस पे है, दहाई पे है। तो 5 का 10 से गुणा, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, और 2 को 1 से गुणा, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। समझ रहे हो ना, क्योंकि दहाई वाले प्लेस पे है तो 10 से गुणा, इकाई वाले प्लेस पे 1 से गुणा। उसी प्रकार मान लो मेरे पास ऐसे वाई एक्स नंबर है, ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वाई किस स्थान पे, एक्स किस स्थान पे, इकाई के स्थान पे, और ये वाला दहाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई गुणे 10 प्लस एक्स गुणे 1 लिख सकता हूँ ना। समझ रहे हो, तो मतलब 10 का वाई में होगा तो 10 वाई और प्लस यक्स, यक्स का नम यक्स, तो बना कि नहीं, 2 डिजिट नंबर बना ना। तो यहाँ पे 10 वाई और प्लस यक्स, इसको बोलेंगे एक ऐसा है 2 डिजिट का नंबर, 10 वाई प्लस यक्स। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब इस सवाल को हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला है एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, कितनी, 2 अंकों की संख्या है, ठीक, और उसके अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 120 है। प्राप्त जो संख्या होती है उसका योग 120 है। यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः यक्स और वाई हैं तो उपरोक्त कथन को दर्शाने वाला रैखिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिया है, क्या मानेंगे, माना इकाई अंक, यहाँ पे दिया था ना पहले से, इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर यक्स, फिर उसके बाद इकाई अंक नाम दिया है और दहाई, तो दहाई अंक मान लो यहीं, फिर दहाई अंक बराबर वाई। घबराना नहीं है, यहाँ ध्यान से देखते चलो बस। अब यहाँ पे बोला है एक दहाई अंक, वाई मान लिया। अब एक 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों की संख्या बनाना है मुझे, तो सोचो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या लिखना है। अब 2 अंकों की संख्या अभी जैसे मैंने यहाँ पे माना था क्या, वाई यक्स, ठीक। तो अब ये दहाई वाला अंक था और ये वाला इकाई, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या निकल के क्या आई थी, वाई में दहाई के स्थान पे 10 से गुणा प्लस यक्स, इकाई के स्थान पे 1 से गुणा, तो 10 वाई आया था प्लस एक्स इकानम यक्स। तो 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, 10 वाई प्लस यक्स। क्लियर हुआ कि नहीं इतना, एक 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, 10 वाई प्लस यक्स बन गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्रम पलट दो। अगर पहले वाई यक्स था अब कर दो यक्स वाई, क्रम पलट दिया। तो अब यक्स किस स्थान पे हो गया, दहाई, और वाई किस स्थान पे, इकाई, तो यक्स का किस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि दहाई पे 10 से, प्लस वाई इकाई पे तो वाई का 1 से, तो 10 यक्स बन जाएगा प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंकों का क्रम पलटने पर, तो क्रम पलटा तो क्या बना, 10 एक्स प्लस वाई, इस तो ये बन जाएगा 10 एक्स प्लस वाई। तो मतलब यह वाई एक्स संख्या थी ये से एक्स वाई, ठीक। तो इसको क्रम बदल देना है बस। अब बोला है पलटने पर संख्या का योग का मतलब इस संख्या पर ए संख्या योग जोड़ो 10 वाई प्लस एक्स, फिर 10 एक्स प्लस वाई, योग 120 है मतलब बराबर 120, 10 वाई और वाई जुड़ के 11 वाई प्लस 10 यक्स और यक्स जुड़ के 11 यक्स बराबर 120। तो यहाँ पे इसको सही फॉर्म में लो, 11 यक्स वाई, एक्स वाला पहले लिख लो, प्लस 11 वाई बराबर 120, ठीक। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 11 एक्स प्लस 11 वाई माइनस 120 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण के रूप में लिख जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे बहुत तेज समझ लिए तो आपका क्लियर, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या पहले यहीं पे माना, जैसे वाई एक्स, वैसे उसको क्रम पलट दिया, मतलब एक्स के साथ 10 लगा दिया, वाई को अलग कर दिया, क्योंकि क्रम बदल देना है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
यहाँ पे एज वाला एक क्वेश्चन है कि देख के आपको सॉल्व घबराना है बॉस, मैं हूं ना भैया, भैया है ना आपके साथ। तो देखो क्या करना है कि 5 साल पहले रामू की उम्र सीता की उम्र से 3 गुनी थी, इस जानकारी को रैखिक समीकरण में लिखना है। सबसे पहले कोई भी एज का क्वेश्चन आता है, देखो क्लास 10 में एक चैप्टर है उसमें भी एज के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझ लेना। देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, समझे हैं, बस ऐसे बनाना नहीं है आपको भी, सिर्फ समझना है। यहाँ पे एज रहेगी क्या, पास्ट की, और बीच में क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक, और लास्ट में क्या होता है, फ्यूचर। 3 होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। तो बोला 5 साल पहले, पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है कि पास्ट की बात चल रही है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें मानना पड़ेगा, क्या माना, 2 लोग हैं, जो लोग जितने लोग उनको मानो, माना क्या, रामू है तो रामू की पहले की बात चला, पास्ट की बात हुई है, तो यहाँ पर वर्तमान मानना पड़ेगा, माना रामू की वर्तमान आयु, अभी समझाते हैं, बराबर x है, सिर्फ सुनते जाइए बस, ठीक। और रामू और सीता है, तो फिर सीता की वर्तमान आयु बराबर y मान लिया। तो देखो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले रामू की उम्र, 5 साल पहले रामू की उम्र, इसका मतलब समझो, यहाँ पे एक रामू को रख लेते हैं, यहाँ पे सीता, 2 लोग हैं। 5 साल पहले अर्थात अगर वर्तमान आयु यक्स माना है, पहले का मतलब पास्ट में जाऊंगा, पहले मतलब घटाऊंगा तो यक्स -5, और सीता की आयु वर्तमान y माना हो तो 5 साल पहले इनकी हो जाएगी y -5। तो मिल जाएगा क्या, प्रश्नानुसार क्या कहते हैं, 5 साल पहले रामू की उम्र कितनी है, 5 साल पहले यक्स -5। सीता की उम्र से 3 गुनी थी, सीता की उम्र क्या है, y -5। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर दो, है थी मतलब बराबर कर दिया, तो यहाँ पे x -5 बराबर, इसका गुणा कराओ, 3y -5 दिए 15, 3 का 5 में अंदर गुणा करा दिया। y वाले टर्म को एक साइड कर लो पद को, और x और संख्या को एक साइड, एक प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो x -3y बराबर माइनस का 15, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 5, तो यहाँ पे x -3y -15 में 10 जाएगा, -15 में 5 जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि आगे बड़ी संख्या यहाँ पे, क्योंकि जो 15 के आगे माइनस है तो संख्या ले लूँगा, 15 में से 5 घटा दूंगा बस, तो माइनस में रहेगा प्लस में, तो x -3y बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस में लिखेंगे, ठीक है, प्लस में 10 बराबर 0, तो यही हो जाएगा रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे लॉजिक समझ लो, मान लो एक बॉक्स ऐसे मैं और लेता हूँ, यहाँ पे एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, ठीक, एक फ्यूचर है। अगर यहाँ पे मान लो एक टीना है, टी से टीना है, और यम से मीना है, मीना। अगर मान लो प्रेजेंट एज इनकी यक्स मानता टीना की, और पास्ट एज वाई मानता, सॉरी प्रेजेंट एज दोनों की यक्स है, टीना की यक्स है और मीना की वायु है, ठीक है, वाही है, वायु नहीं, ठीक है। तो बोला अगर मैं बोलूँ कि 10 साल पहले टीना की आयु, तो यक्स -10 कर देंगे, और 10 साल बाद टीना की आयु, तो यक्स फ्यूचर में चले जाएंगे, बाद मतलब जोड़ देंगे। फिर उसी प्रकार जब 10 साल पहले इनकी हुई तो मीना की आयु क्या होगी, तो एक्स वाई माना हो तो y -10, और यहाँ पे 10 साल बाद y +10। तो जब बाद बोलेगा ऐड कर दूंगा, माइनस बोलता है तो कम कर दूंगा। क्लियर हो कि नहीं, तो ठीक समझ में, ये इसका आंसर रहेगा। तो लॉजिक जब भी बाद में बोले वर्तमान आयु x मानना है, वर्तमान प्रेजेंट में क्या है, और पास्ट में बोले तो घटा दो, फ्यूचर बोले ऐड कर दो। क्लियर हुआ। अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे बोला एक लैंडिंग लाइब्रेरी में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क है, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क रीना ने 250 रुपये भुगतान की। 7 दिनों के लिए किताब रखने के लिए रैखिक समीकरण ज्ञात करना। मतलब एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी रीना, पहले 3 दिन के लिए निश्चित शुल्क फिक्स है, फिर उन्होंने अपने किताब को 7 दिन में रखा पढ़ने के लिए, फिर ताकि उन्होंने 250 रुपये भुगतान किया, फिर बाकी दिनों में बताना है कि इसके लिए रैखिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले देखो एक लैंडिंग लाइब्रेरी में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क है, तो मान लिया माना पहले 3 दिनों मतलब माना 3 दिनों के लिए शुल्क निश्चित शुल्क जो है यक्स है, मान लिया ठीक। अब उसके बाद क्या है 3 दिनों के बाद, फिर 3 दिनों के लिए यक्स है, तो 3 दिनों के बाद क्योंकि टोटल कितने दिन कॉपी ले गई, 7 दिन ना, 7 दिन, कितने दिन 7 दिन, तो 3 दिनों के बाद प्रत्येक दिन के लिए क्या मानूंगा वाई, 3 दिन के बाद जो दिन बचते हैं उसके लिए वाई मान लिया।
तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, टोटल दिन कितने प्रश्न में 7 दिन है, 7 में पहले 3 दिन ले गई, 3 ये बचा, तो अगले 4 कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे ना, क्योंकि पहले तो 3 दिन के लिए ले गई थी। अब अगले बचता क्या, अतिरिक्त शुल्क रीना को देने पड़े, क्योंकि भाई उसके बाद भी प्रत्येक दिन के लिए उसके बाद, तो पहले 3 दिन के लिए दिए, उसके बाद ही 3 दिन 7, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने दिन के लिए अपनी किताब रखी थी अपने पास, 7 दिन के लिए। और पहले 3 दिन के लिए निःशुल्क जो शुल्क था वो फिक्स था, लेकिन जब अपने पास उन्होंने 7 दिन किताब रख ली तो उनका पैसा देना पड़ा 250। तो 3 दिन के लिए फिक्स थी, पहले पैसा फिक्स था, तो अब 7 दिन के लिए रखी तो 3 दिन तो फिक्स बचा 4, क्योंकि 3 और 4 7 होगा। 3 का मान क्या माना था मैंने, यक्स, और 4 का मान क्या माना है, मतलब कि 3 दिनों के बाद प्रत्येक दिन, क्योंकि 3 दिन बाद ही आता है वाई, तो 4 को वाई मान लूँगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x। यहाँ पे मेरे पास बताओ 3x बनेगा क्या, नहीं 3x नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहला मान 3 के लिए क्या माना था x, तो x लिख लेंगे, और प्लस अगले क्या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन मतलब उसके बाद कितने दिन बचे 4, तो इसलिए अगले प्रत्येक दिन के लिए y माना था, 4y किया, अब बराबर में कितना पैसा देना पड़ा उसे 250 रुपये। तो मैंने 3 का x में क्यों गुणा नहीं करा, क्योंकि पहले ले गई थी, इसी 3 को माना था x, 3 दिनों के लिए x माना हो, तो x रखा, और फिर 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के बाद प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक दिन कितने आते हैं, 3 दिन के बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो y माना हो, तो 4 दिन था उसमें, तो 4 से गुणा करा दिया, तो ठीक x + 4y, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 250 बराबर 0, तो रख लूँगा, यही एक इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारे पास अगला सवाल है, क्या बोला है, अगर हम अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में 2 घटाते हैं तो एक भिन्न घटकर 1 हो जाता है, इस जानकारी का लिए समीकरण लिखना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे क्या होता है, हर होता है। तो अंश बोला अगर अंश, हाँ अगर हम अंश में, तो मान लेते हैं यहाँ पे अंश लेट कर लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो यहाँ पे x अपॉन y हो गया। बोला अंश में 2 जोड़ते हैं, कितना, अंश में 2 जोड़ते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x, अंश में 2 जोड़ते हैं x + 2 जोड़ दो, हर में 2 घटाते हैं, हर y था, y में 2 घटा दो, तो एक भिन्न, ये भिन्न बन गया कि नहीं, घटकर 1 हो जाता है, मतलब इसका मान 1 मिल जाता है। तो इस जानकारी के लिए समीकरण लिखो, तो क्या करूँगा x + 2, इसका इधर क्रॉस गुणा करा दो, y - 2 का 1 में होगा बराबर y - 2, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x - y, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, -2, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -2, तो x - y बराबर -4, मतलब y को प्लस में इधर लाया माइनस में, ये प्लस में संख्या को एक साइड कर लो और x वाला पद एक साइड कर लेना है बस। तो x - y बराबर क्या है, -4, -2 तो -4, तो अब उसके बाद ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x - y + 4 बराबर 0। देखो आ गया कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, यही तो फॉर्म था जनरल फॉर्म में, x + by + c बराबर 0, यही फॉर्म था, दिख रहा है ना, x वाला भी टर्म है, y वाला भी, और c का मान भी है। क्लियर हुआ सवाल। अगला सवाल क्या है, बोला है प्रयागराज के एक बस स्टैंड से अगर हम बनारस के लिए 2 टिकट और मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं तो कुल कीमत 530 होती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे बनारस के लिए एक टिकट की कीमत कितनी है। तो माना मुझे जाना कहाँ है, प्रयागराज के एक बस स्टैंड है, वहाँ से मुझे हम बनारस के लिए 2 टिकट खरीदते हैं। तो सबसे पहले माना, यहाँ पे मानेंगे, माना बनारस के लिए एक टिकट की कीमत x है, क्योंकि x y मानना है, 2 चीज़ें हैं, बनारस के लिए x है और मथुरा के लिए एक टिकट की कीमत कितनी हो जाएगी, y अलग मानना, x एंड y, क्योंकि 2 चर लेने हैं ना, इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण y। तो बोला क्या है इसमें, सवाल देखो समझो। अब प्रयागराज से बस स्टैंड अगर हम बनारस के लिए 2 टिकट, तो बनारस के लिए कितने टिकट था, x, 2 टिकट ले रहे हैं, 2x, बस 2x का गुणा करा, गुणा। और मथुरा के लिए 3 टिकट, मथुरा के लिए 3 टिकट,
तो मथुरा के लिए टिकट क्या था वाई, 3 टिकट है, 3 से गुणा गुणा किया, फिर बोला है 3 टिकट खरीदे तो कुल कीमत, कुल का मतलब प्लस कीमत 530 होती है मतलब बराबर कितना 530, बस बराबर 530 कर दो। 2x प्लस 3y बराबर 530 है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2x प्लस 3y माइनस 530 बराबर का 0। तो ये सवाल इसका आंसर आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ गया। ओके बॉस, क्लियर होता है सवाल, समझ में आया ना। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट, अब यही लास्ट कंसेप्ट है, पढ़ते हैं, बाकी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल बताने हैं। कैसे ज्ञात करना है हल, सबसे पहले मान लो कि आपके पास एक समीकरण दिया मैंने x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 क्या लेता है, x प्लस वाई बराबर 2 मैंने ले लिया। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या आपको याद रखना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको देखना है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में क्या चीज़ पुट करूं, मतलब कि वेरिएबल में क्या रखूं कि LHS और RHS साइड बराबर हो जानी चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे देखो कैसे सॉल्यूशन निकालना, अगर मुझे x, y के मान 1,1 लूँगा, अब कैसे सोचूंगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। सोचो यहाँ पे अगर x प्लस वाई बराबर 2 है तो x और y के स्थान पे क्या रखूँ कि मुझे 2 मिल जाए। अगर x के स्थान पे भी 1 रख दूँ प्लस y के स्थान पे भी 1 रख दूँ 2 मिल जाएगा कि नहीं, तो 2 बराबर 2, तो मतलब LHS बराबर RHS आया कि नहीं। तो मतलब तुम्हें ये देखो एक एक रखा, अगर मैं यहीं पे x के स्थान पे मैंने मान लो रख दिया 8, x के स्थान पे क्या रख दिया, x कॉमा y के स्थान पे मैंने ले लिया 8 और y के स्थान पे मैं ले रहा हूँ 6 -6। ठीक, तो घटाओ 8 और -6 बराबर 2, ये भी 2 बराबर 2 मिल रहा है कि नहीं। अगर फिर सोचो अब x और y के स्थान पे और क्या ले सकता हूँ मैं, x और y के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एक ये भी लिख सकता हूँ 10 और y के स्थान पे -8 बराबर 2, तो 10 - 8 बराबर 2 बराबर 2, ए भी लिया कि नहीं, x कॉमा वाई के स्थान पे लिया। और अगर यहीं पे x कॉमा वाई के स्थान पे ये भी लिख सकता हूँ 0,2, मतलब x का मान 0 y का मान 2, जब रखूँगा 0 + 2 बराबर 2, मतलब 2 बराबर 2। तो यहाँ से क्या दिख रहा है यार लॉजिक, कि अगर आप x और y के स्थान पे ऐसे कई सारे सॉल्यूशन रख सकते हैं, ऐसे कई सारे x y के पॉइंट रख सकते हैं जिसके उसके कई सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे कि नहीं। तो मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन में अगर उसके पॉइंट जब रखता हूँ तो किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वह हमेशा होते हैं अनंत सॉल्यूशन, मतलब अनंत कई सारे अनंत हल होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुविकल्पी का पूछा जाता है कि आपके पास कोई एक समीकरण है तो बताओ उस समीकरण के कितने हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। यहाँ पे कई सारे पॉइंट रखा, अब मान लो कि y के स्थान पे मैंने रख दिया 0 और x के स्थान पे 2 रख दिया, जब जोड़ूंगा तो 0 + 2 तब भी बराबर 2 ही आएगा। तो इसके अनंत हल होंगे, किसी भी इक्वेशन के जो हल होते हैं वह अनंत हल होते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ, मतलब खुद से सोच के वैल्यू को आपको रखना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर मुझे 8 दिया है, तो अगर मैं x और y के स्थान पे क्या रखूँ कि 8 मिल जाए। अगर x के स्थान पे 3 लेता हूँ तो y के स्थान पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 5, 5 3 8 मिलेगा। अगर x के स्थान पे तुम 6 लेते हो तो y के स्थान पे 2 लेना पड़ेगा, 6 2 8 मिलेगा कि नहीं। अगर x के स्थान पे 7 लेते हो तो y के स्थान पे 1 लेना पड़ेगा, 8 मिलेगा कि नहीं। तो क्या हो रहा है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉइंट रखते रखते बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इसीलिए इसका अनंत सॉल्यूशन होगा। क्लियर हुआ। अब सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। तो देखो सवाल मेरे पास क्या क्वेश्चन, 4x, मेरे पास क्वेश्चन है 4x प्लस 2y बराबर 10 के 3 हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा सबसे पहले इसको सवाल को ऐसे लिख लो, 4x प्लस 2y बराबर 10। सिंपल सा क्या करना है, x के स्थान में वैल्यू रखो, कुछ भी 0 से शुरू करो। x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × x प्लस 2y बराबर 10। तो ये 0 का x में गुणा खत्म हो जाएगा, तो 2y बराबर 10, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना मिल गया 5। तो यहाँ से एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पे x यहाँ पे y, तो अगर मैंने x के स्थान पे क्या रखा 0, तो y का मान कितना मिला 5, मिला कि नहीं। अगर मैं वही x बराबर कितना रख दूँ, फिर मान लो 0 रखा 1 रख दो, क्योंकि 3 हल ज्ञात करना, 1 रखो, 0 से शुरू करो, बस 1 रखूंगा तो 4 × 1
प्लस 2i बराबर 10। तो 4 का नम 4 प्लस 2i बराबर 10। ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में 4 को भेज दो तो 10 माइनस 4, तो 2i बराबर 10 में से 4 गया 6, काट दो, 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3। तो अगर मैंने x बराबर, यहाँ पे देखो x बराबर 1 लिया तो y का मान क्या मिला मुझे 3। अब वहीं पे x बराबर आप ले लो, x भी बराबर ले लो, चाहे आप y भी बराबर रख सकते हो। ठीक, अगर मान लो x बराबर मैंने लिया या y बराबर आप भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आप 2 लिए, दे लो 2 ले लो, बस 4 गुणे 2 करो, x यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे 2 और फिर प्लस 2y बराबर 10, 4 दूनी 8 प्लस 2y बराबर 10, 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2i बराबर 10 माइनस 8 बराबर 2 आ जाएगा। तो 2i बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर सब कट गया, तो एक बचेगा ना, जीरो मत बता देना क्योंकि कट जाएगा सब, गुणे में इधर आएगा बटे में कटेगा तो एक ही बचेगा। तो अगला मैंने क्या लिया, x बराबर कितना लिया था 2, तो y बराबर कितना मिला। तो ऐसे कई सारे सॉल्यूशन इसके आते चले जाएंगे ना हल, इसीलिए बोलते हैं अनंत हल। मुझे 3 हल ज्ञात करना था, बस 3 पॉइंट निकाल लिया बस। ओके, आप यहाँ पे y के भी स्थान पे रख सकते हो, 0 1 2 3, तो y पे रखोगे तो y पहले लिखोगे, फिर x का मिलता चला जाएगा, बस कुछ भी रख सकते हैं यार, वैल्यू डजेंट मैटर, 1/2 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो यार, डजेंट मैटर। ओके बॉस, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या है, बोला प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करो। तो प्रत्येक समीकरण के इसमें 2 हल ज्ञात करना है। मेरे पास पहला क्वेश्चन है x प्लस पाई वाई, ठीक है, इसके मुझे 2 हल ज्ञात करना। तो x बराबर रखता हूँ 0, तो x बराबर 0 रखूँगा तो पाई, या 0 खत्म हो जाएगा तो पाई y बराबर क्या मिलेगा 3, तो पाई गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3/पाई। मिला कि नहीं। तो अब उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 रख लेता हूँ, y बराबर 0 रख लेता हूँ, तो क्या मिलेगा x, ये 0 पूरा खत्म हो जाएगा, x बराबर 3। तो इसके क्या मान हो जाएंगे, एक बार मैंने क्या लिया 0 लिया था x के स्थान पे, तो y का मान मिला कितना, क्योंकि x, y होता है ना, x, y, तो x स्थान पे 0 लिया था तो y का मान मिला 3/पाई। फिर दूसरा मेरे पास क्या मिला, अगर मैंने यहाँ पे y बराबर क्या लिया था 0, तो y बराबर क्या लिया था 0, तो x का मान क्या मिला मेरे पास, x का मान मैंने निकाला कि नहीं अभी, यहाँ पे x या 0, तो x बराबर 3, क्योंकि x बराबर यहाँ मैंने 3 निकाला था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 कॉमा यहाँ पे 3,0, ये इसके 2 हल हो जाएंगे। इस समीकरण को देखो कैसे ज्ञात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लो, x बराबर, अगर x बराबर 0 लेता हूँ तो खत्म हो जाएगा, अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ भाई, 0 ले लो, बराबर 9y, ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, 0/9 बराबर y, तो 0 में किसी संख्या भाग हो तो 0, तो y बराबर 0। तो पहला मान क्या है कि 0 अगर x पे लिए तो y भी बराबर 0 मिला, ठीक। और दूसरा, अब यहाँ पे अगर मैं y बराबर मान लो 3 लेता हूँ, y बराबर 3 लिया, ठीक, y बराबर 3 लेता हूँ, तो आप एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 में कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं होगा। तो y बराबर 3 लिया तो 9 गुणे 3 करो, तो x बराबर कितना दे जाएगा 9 3 27। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर y के स्थान में मैंने 3 लिया था, यहाँ पे y के स्थान में 3 लिया था, तो x कितना मिला 27, तो 27,3, 2 हल इसके हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं सवाल। आगे अगला सवाल क्या है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, x का मान 2 दिया, y का मान, मतलब कि यहाँ पे सारे इंग्लिश में देखो यार, घबराओ मत, सवाल भैया भैया है ना। तो मतलब x का मान 2 दिया, y का मान 2, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो k का मान ज्ञात करना। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 5y बराबर k, तो 2 x के स्थान पे क्या दिया 2 + 5, y के स्थान पे 2 दिया है, बस k का मान ज्ञात करो, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 बराबर k, 10 4 14, तो k बराबर 14, 14 मिल गया, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ। अगला क्या बोल रहा है, x बराबर 2 के 2 हल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको इक्वेशन में लिखो, तो x प्लस y वाला वैल्यू नहीं है ना, तो इसको 0y के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बराबर 2। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, अगर 0y है तो y के स्थान पे 0 पुट करते चले जाओ बस। अगर मैं y के स्थान पे 1 लेता हूँ, 1 लूँगा, तो x 1 यहाँ पे रखूँगा, खत्म हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो y के स्थान पे मैंने 1 लिया तो x का मान मिला 2, 2 x। अगर फिर y के स्थान पे मैं 2 लूँगा, यहाँ पे y के स्थान पे 2 लूँगा, तब भी मुझे x बराबर क्या मिल जाएगा, y 2, क्योंकि 0 में 2 से गुणा होगा, खत्म हो जाएगा, तो x बराबर फिर 2 मिल जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या वैल्यू मिल रहा है कि अगर मैंने y के स्थान पे 2 लिया
तो एक्स के स्थान पे भी 2 मिला। ठीक, 2 हल ज्ञात हो गए कि नहीं। और निकालना चाहते हो, फिर अगर मैंने वाई के स्थान पे अगर मैं 3 लिया, जिसमें जीरो है, जिसके साथ जीरो लगाया हूँ वही, तो कैसे मैंने जीरो वाई लगा दिया, पीछे पढ़ा था ना यार कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म था बराबर 0, या इसको इधर ला दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे वाई वाला मानना ही तो उसको 0 वाई के फॉर्म में लिख दिया। अब वाई का स्थान पर अगर 3 रखूंगा तो खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 में 3 से गुणा होगा तो 3 खत्म, तो एक्स बराबर फिर 2, तो एक्स बराबर फिर 2 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे वाई के स्थान पे 3 रखा तो 2 मिल रहा है। तो अनंत हल ऐसे आता चला जाएगा, कितनी वैल्यू लगते चले जाओ। मुझे 2 हल बोला तो 2 हल मैंने ज्ञात कर लिया। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल क्या है मेरे पास है, वाई बराबर -3 की 2 हल ज्ञात करना है। देखो वाई बराबर क्या, -3, इसको समीकरण में बनाओ। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0x लिख देना है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनाना 0x, एक्स वाला पद गायब है तो उसको 0x लगा के लिख लो। तो जिसके साथ 0 लगा है उसी के साथ वैल्यू मानते चले जाओ बस। x बराबर क्या लूँगा, 1 लूँगा, तो ये पूरा 0 का 1 में गुणा होगा खत्म, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, यही -3। तो यहाँ पे मैंने लिया x बराबर 1, तो y का मान मिला -3। दूसरा, फिर x बराबर अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ पे 2 का 0 में गुणा करूँगा खत्म हो जाएगा यहाँ पे ना, तो y बराबर कितना, -3। तो x के स्थान पे 2 लिया तो यहाँ पे y बराबर -3, तो y बराबर -3। फिर अगर मैं x के स्थान पे 3 लूँगा तो यहाँ पे 3 का 0 में गुणा खत्म, तो y बराबर -3 मिल जाएगा, y बराबर -3। तो यहाँ पे x स्थान पे 3 लिया तो y का मान -3 मिल जाएगा। ऐसे कई सारे हल आते चले जाएंगे। 2 हल ज्ञात करना था, बस 2 हल ज्ञात कर लो, यही हमारे इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे, हल आंसर यही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो भाई अब यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।